अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो है वो F7 इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहते हैं, उसकी हमारी जो है वो डेमो क्लास कर लें या फर्स्ट क्लास कर लें वो है। इससे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम बिलाल है और जो है मैं अकाउंट्री में तकरीबन 2011 से पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग की फील्ड में, अकाउंट्री में तो नहीं, लेकिन 2011 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और एज एज अ प्रोफेशनल मैं टेक्सटाइल कंपनी में एज ए मैनेजर ऑडिट जॉब कर रहा हूँ। F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्वियसली जो हमने F3 पढ़ा है उसका जो है वो आगे का पेपर है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। थोड़े बहुत चेंजेस जो है, अगर आप जून 23 तक पेपर दे रहे हैं तो एक सिलेबस है, और अगर आप उससे आगे दे रहे हैं तो फिर सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इतने बड़े चेंजेस नहीं, लेकिन थोड़े से चेंज। इसमें सबसे पहले सिलेबस में हम देख लेते हैं। जो सिलेबस जून 23 तक का है, इसमें कॉन्सेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम सबको पता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए दिया जाता है कि आपके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मकसद क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक सिनेरियो आ रहा है तो उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आपने डिसीजन लेना है। तो इसकी नीड्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन के, ये हम देखेंगे। फिर क्या चीज़ें किस तरह रिकग्नाइज करनी है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एज रेवेन्यू, एज एसेट, एज एक्सपेंस, वॉट एवर जो भी है, किस तरीके से रिकग्नाइज करना है इसको देखेंगे, और उसको मेजर किस तरह करना है। फिर थर्ड हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हमारी नेशनल फ्रेमवर्क है, हमारा जो है वो अकाउंटेंट्स का ACC का फ्रेमवर्क है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो रेगुलराइज फ्रेमवर्क कैसा है। फिर प्रिंसिपल देखेंगे ग्रुप्स के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि भाई ग्रुप्स के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंसोलिडेटेड हैं तो उनके कैसे बनेंगे। ठीक है, फिर हमने जो ट्रांजैक्शंस को देखना है, ये तो हमने ऊपर से देख लिया। ठीक है, टोटल कि वही किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे। अब हमें ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो उसमें सबसे पहले टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी कैसे रिकग्निशन होगी, मेजरमेंट होगी। फिर इस तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, फिर इम्पेयरमेंट है उन एसेट्स की, इंटेंजिबल एसेट्स की। फिर इन्वेंट्री और बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके डेरिवेटिव्स वगैरह चीजें देखेंगे। फिर लीजिंग है, लीजिंग में हमने क्या चीजें किस तरीके से रिकग्नाइज करनी है। फिर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अगर कोई इवेंट्स आ रहे हैं, कोई प्रोविजंस है, तो उनको उससे डिस्क्लोज करना है। फिर टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करना है, रिपोर्ट करना है। फिर रेवेन्यू को देखेंगे, फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स को किस तरह डील करना है। फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो हमारी हो रही होंगी उनको किस तरीके से देखना है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना ली, ये ट्रांजेक्शन कर ली। अब हमने उसको इंटरप्रेट करना है, तो उसमें लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फिर इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, उनकी रेशोज के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, स्टेक होल्डर्स की नीड्स को कैसे मीट किया जाएगा। फिर इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स की भी लिमिटेशंस हैं। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट को अलग तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो KPIs होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, वो फर्क होंगे, पब्लिक सेक्टर के अलग होंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, अब हमने बनानी है तो सिंगल एंटिटी कैसे बनेगी और कंसोलिडेट कैसे बनेगी। फिर एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, फिर आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किस तरह यूज करना है सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर पेपर कैसे यूज करना है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा हमारा सिलेबस है F7 का। F3, F7, फिर हमारा आगे आगे SBR आएगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये सब आपस में इंटरलिंक है। अच्छा, पहला जो हमारा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है पब्लिश्ड अकाउंट्स। ठीक है, जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होंगे उसके इंट्रोडक्शन, इसमें हमने क्या पढ़ना है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with the prescribed structure and content. We have to prepare an entity financial statements in accordance with the prescribed structure क्या है हमारा, और extent content क्या क्या होगा। And then we have to explain and prepare the contents and the purpose of statement of changes in equity. What is the purpose and what will be the contents of the statement of this changes in equity. सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उसमें तीन चीजें होती हैं मेजर। एक तो जो है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी,
और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इनको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पता है कि हम बनेंगी, और नॉट फॉर प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन चीजें यही बनेंगी। हम यहाँ पे जो सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो ये एक हमारा पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन सी का। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन का। हम फिर यहाँ पे टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स देखेंगे कि भाई किस तरीके से सिंगल एंटिटी की स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है, और फिर हम जब चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे 15 तक, उसमें हमारी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, कि रेवेन्यू किस तरह निकलता है, उसकी सेल्स किस तरह रिकग्नाइज होंगी, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो चैप्टर 23 से हम स्टार्ट करेंगे, जब सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से और उनके साथ स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इंकॉर्पोरेट होंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होंगे। आपने यहाँ पे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखना है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, फिर आपने जब काम कर लिया चैप्टर 23 से, आपने सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को उसमें इंकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। पहले हमने स्टैंडर्ड्स को देख लिया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले IS 1 है। IS 1 में आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेट्स दैट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर हम पूरा एक स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या क्या होगा। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस स्टेटमेंट शोइंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और अकाउंटिंग पॉलिसी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये हमें हमारा कंप्लीट सेट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ये चारों चीजें, ये पांचों चीजें हमारे पास हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हो। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास IS 1 में रिवीजन थोड़ा सा आया। उसने ये कहा कि भाई डज नॉट रिक्वायर द above titles to be used by the company. It is likely in practice that many companies will continue with the previous terms of financial statement rather than statement of financial income statement instead of P&L and cash flow statement rather than statement of cash flows. तो ये भी हो सकता है कि आप उसको, ये लोग जो है वो नाम पुराना ही इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल्सो अलाउड। फिर इसके बाद हम IS 1 ये अलाउ कर रहा है कि आप पुराने नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स की। एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से होते हैं। Exceptional items is the name often given to material items of income and expense of such size, nature, incidents that disclose is necessary in order to explain the performance of the entity. ऐसे आइटम्स जो जिनका डिस्क्लोज करना जरूरी है अपने, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो मटेरियल है। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी होगा। ठीक है, ताकि हम उनको बता सकें। अब उनका अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो हम देखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन इफ दे आर नेसेसरी, सो यू हैव टू डिस्क्लोज देम। ठीक है, टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू इंक्लूड द आइटम द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाइन, डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट इन द नोट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इसलिए हो रहा है कि हम आइटम को अपने इंक्लूड कर सकें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसका नेचर और अमाउंट बता सकें नोट्स। ठीक है, कुछ केसेस में it is more appropriate to show the item separately on the face of the statement P&L। कुछ केसेस में हमें P&L के अलग से हमें एक आइटम को बताना पड़ेगा कि भाई ये आइटम जो है हमारा, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चार आइटम्स आ रहे होंगे, हम वहां पे लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन कुछ दफा हमें ये चीज अलग से शो करनी पड़ेगी, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक हमारी मशीन है जो हमारे पास नहीं, बाहर पड़ी हुई है, लेकिन वो हमारा एसेट। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि हमने किसी इन्वेंट्री को NRV पे रखा हुआ है। ठीक है, हम नॉर्मली कॉस्ट पे रखते हैं, लेकिन अगर हमने NRV पे रखा हुआ है तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर हमने कोई इम्पेयरमेंट करी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो वो हम शो करेंगे। कोई रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, कोई गेन एंड लॉस है, कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, कोई लिटिगेशन की सेटलमेंट है, कोई रिवर्सल है प्रोविजन का, तो ये सारी चीजें हम उसमें शो करेंगे। अच्छा,
फिर इसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो परफॉर्मा होगा वो ऐसा होगा। रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या है कि हम सबसे पहले एसेट्स को शो करेंगे। एसेट्स के अंदर हमारे मेजर हेड्स आ रहे होंगे नॉन करेंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और इंटेंजिबल्स, ठीक है, उसका टोटल आ जाएगा। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, एसेट हेल्ड फॉर सेल, इनका टोटल आ जाएगा, तो टोटल एसेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसके बाद हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएंगी, इसमें शेयर कैपिटल्स, रिटेन अर्निंग, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी कोई भी हैं वो आ जाएंगे, टोटल इक्विटी आ गई। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज में पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट टैक्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आ जाएंगे। सही है। फिर नोट दैट IAS 1 रिक्वायर्स एन एसेट और लायबिलिटी टू बी क्लासिफाइड एज करंट। आप किसको करंट लायबिलिटी बोलोगे, किसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलोगे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि अगर आपने एक जो भी सेटलमेंट है हमारी वो 12 मंथ्स में हो रही है, ठीक है, ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, इफ इट विल बी सेटल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, तो हमारा वो करंट एसेट कहलाएगा। और अगर वो नॉर्मल एंटिटी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल नहीं है, 1.5 साल है, उसमें अगर हमारी वो चीज कैपिटलाइज हो रही है या वो चीज जो है वो यूज हो रही है, तो हम उसको करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में रखेंगे। और अगर हमारी वो नहीं, उसमें नहीं हो रही, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा जा रही है, तो हम उसको नॉन करंट एसेट में रखेंगे, ठीक है। करंट और नॉन करंट में ये हमारा फर्क होगा। मेन जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपको लग रहा है वो एसेट आपका इस्तेमाल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर आप उसको करंट एसेट में रखोगे। और आपको लगेगा नहीं, वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो आप उसको नॉन करंट एसेट में रखोगे। अच्छा, इक्विटी सेक्शन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी क्या कहलाएंगे, जो अदर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, उसकी यहाँ पे उसने स्पेशल क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि वहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आ सकता है, शेयर प्रीमियम आ सकता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व आ सकता है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। अच्छा, फिर इसके बाद उसने फॉर्मेट दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी का। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी के अंदर हमें ये शो करना है कि हाँ, क्योंकि इक्विटी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओनर का, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। समरी बताएंगे हम चेंजेस की, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमारी चेंजेस आ रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारी इक्विटी में चेंजेस आ रही हैं एज कैपेसिटी एज ओनर्स, तो हम उसको वहाँ पे शो करेंगे। इफेक्ट आ सकता है इसमें शेयर इश्यूज का, डिविडेंड्स का, सारी चीज़ों का, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस दिखा देंगे, पिछला बैलेंस कितना था, प्रायर ईयर कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर देंगे IAS 8 के मुताबिक, ये हम चैप्टर 8 में देखेंगे। फिर बैलेंस आ जाएगा, अगर आपने कोई डिविडेंड पे ऑफ किया है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर कोई शेयर कैपिटल इशू किया है तो वो एड अप हो जाएगा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपकी आ रही है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगी, कि मेरा इतना प्रॉफिट है ओनर का। और अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो रिटेन अर्निंग में चीज, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, वहां से निकाल रहे हो, माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ये हम देखेंगे अभी। तो बैलेंस आ जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द इक्विटी। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब हम बात कर रहे हैं P&L की, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। इसमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा रियलाइज प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर कोई है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, क्या होती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है जो P&L में रिकग्नाइज नहीं होता, ठीक है, P&L में नहीं जा रहा, हम उसको अलग से शो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर रिकॉर्डेड इन रिजर्व्स रेदर देन एज एन एलिमेंट ऑफ द रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता, तो इसको हम अलग से शो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूड्स, अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है, रिवैल्यूएशन आ सकती है हमारे नॉन करंट एसेट्स की, और अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर चल रहे हो तो वो भी आ सकती है, वहां पे अगर कोई इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वो भी हम शो करेंगे, ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, हमने जो अमेंडमेंट की है IAS 1 के अंदर जो रिवाइज है, वो चेंज करती है हाउ आइटम्स ऑफ OCI आर प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। They do not change which items should be present in OCI. In principle term, items of SOI must be classified as follows. जो भी OCI में आइटम्स हैं उनको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइटम्स दैट माइट बी रिक्लासिफाइड और रिसाइकल्ड टू P&L इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड्स।
आइटम्स जो आपको रिक्लासिफाई करने पड़ेंगे पीएनएल के ऊपर अकाउंटिंग पीरियड्स में आगे जाके, वो भी हमारे ओसीआई में जा रहे होंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है, लॉस हुआ है, किसी भी ट्रांसलेट किया हमने फॉरेन ऑपरेशंस को, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमें कोई हमने हमारा कोई फॉरेन ऑपरेशंस है, ठीक है, बाहर हमारी कोई कंपनी है और वो हमने उसको अपनी ऑब्वियसली स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा, जहाँ उसको अपनी ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी करेंसी में, तो वहाँ हमें फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ शो करेंगे किसमें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ कैश फ्लो हेजिंग अरेंजमेंट्स, अगर कोई कैश फ्लो के हेजिंग अरेंजमेंट्स की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, IAS 39 के हिसाब से, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो भी वहां पे हम शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रीमेजरमेंट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड टू बी एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये हम अगर हमको रीमेजर कर रहे हैं अपने डेट को यानी लोन को, तो वहां पे भी हम उसको ओसीआई में लेके जाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे IFRS 9 के अंदर, चैप्टर 9 के अंदर। आइटम्स जो रिक्लासिफाई नहीं होंगे, ठीक है, जो पीएनएल में नहीं जाएंगे सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, वो भी वहां पे पार्ट होंगे। उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस है कि अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारा कोई चेंजेस आ रहे हैं या रीमेजरमेंट हो रही है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, उसको हम लेके चल रहे हैं, क्लासिफाई किया हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, चैप्टर 9 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो भी हम उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करेंगे, ठीक है, ये हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई कि भाई ये इसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो। IS 1 जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो आपको कहता है कि भाई या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो रियलाइज प्रॉफिट प्लस स्टेटमेंट शोइंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव, या तो इनको अलग अलग बना लो या एक साथ बना लो, इट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या है? रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, जीपी आ गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल दी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाल दी, प्रॉफिट आ गया, फाइनेंस कॉस्ट निकाली, इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड की, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स निकाला, प्रॉफिट आ गया, फिर आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का यहाँ पे सेक्शन बना दिया, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताइए कितनी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रेजेंटेशन हो सकती है कि आपने यहाँ तक प्रॉफिट लगाया, फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव बना के यहाँ पे इसको शो कर दिया, ठीक है, अलग से शो कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अब हमारा पब्लिश अकाउंट्स जो होंगे, उसमें हमारा इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई हमें पब्लिश अकाउंट्स किस तरह बनाने। ये फॉलोइंग कुछ एग्जांपल है जो एनेबल करता है हमें कि पब्लिश अकाउंट्स को कैसे हमें बनाना है, जैसे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, अपने F3 के अंदर। तो हमें किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पब्लिश अकाउंट्स कैसे होंगे, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम पुराना अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लें अगर, ठीक है। आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है जो आपने एक्सट्रैक्ट की है बुक्स ऑफ पिकलेट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, ठीक है, ये हमें बुक्स में से इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इतने हैं, इंटरेस्ट पेड इतना है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इतना है, डिविडेंड कैश एट बैंक इतना है, इनकम टैक्स इतनी है, वारंटी प्रोविजंस यहाँ पे आ रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, फिर रिटेन अर्निंग्स इतनी है, 10% लोन नोट्स इतने हैं, परचेज इतनी हुई है, सेल्स इतनी है, इन्वेंट्री इतनी है, ट्रेड पेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स इतने, ठीक है, ये टोटल आ रहा है जो टोटल हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। ये इक्विटी साइड है और ये ज्यादातर एक्सपेंस साइड है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी उसने, इन्वेंट्री 31 मार्च 2009 पे वैल्यू हुई है 2.5 लाख की, ठीक है। 31 मार्च 2009 हमारा ईयर एंड है, उसमें हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है वो $250,000। फिर बिल्डिंग्स एंड प्लांट मशीनरी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, फॉलोइंग रेट्स हैं, बिल्डिंग का 5% है और प्लांट एंड मशीनरी 20%। इन्होंने कोई भी सेल या परचेज नहीं करी है नॉन करंट एसेट्स की इस साल के अंदर। डेप्रिसिएशन चार्ज आर टू बी अपॉर्शनड एज फॉलोज, डेप्रिसिएशन को आपने अपॉर्शन करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 60% चार्ज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 20%, एडमिन में 20%। इनकम टैक्स 135,000 है, 10% लोन नोट्स, रीपेबल्स हैं फ्रॉम 5 years दैट डेट,
तो एयर एंड प्रोविजन जो है वारंटी क्लेम्स के, वो एस्टिमेट किया हमने 75,000। ठीक है, वारंटी कॉस्ट आर चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो भी वारंटी कॉस्ट है, ये हमारा प्रोविजन है कि हमें जो है शायद वारंटी में इतना पे करना पड़े, 75,000। तो वारंटी कॉस्ट जो है हमने चार्ज कर दी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, वहां हम चार्ज करें। ठीक है, हमने पीएनएल बनाना है 31 मार्च और 9 का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू आएगा। ठीक है, रेवेन्यू हमें यहाँ पे उसने टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स हमारी रेवेन्यू 1300। ठीक है, तो 1300 हमारा एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसमें वर्किंग वन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग वन में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 182 का। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग वन में हमारे पास सबकी कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड आ गई, जो वहां पे हमारे पास कॉस्ट थी इन सबकी। ठीक है, अगर हम अपने डाटा पे जाएं तो हमारे पास कैश एट बैंक लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो 210 है, लैंड की कॉस्ट 110 है, बिल्डिंग की कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको शो कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से प्लान एंड मशीनरी और टोटल आ गया। फिर डेप्रिसिएशन वर्ड फॉरवर्ड जो आपके चार्जेस थे, किसी की 5% कॉस्ट थी, किसी की डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है आपने 5% चार्ज करनी है, आपने 20% चार्ज करनी है, तो वो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी यहाँ पे। ठीक है, 100 का 5% 5 हो गया। सही है, जो डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों की हमारी डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड हुई है, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, वहां पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे 48 मौजूद है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की 75 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको पहले डिडक्ट कर लिया 48 और 75 को, और फिर इसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 5। तो आपकी कैरिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कितनी हो गई, 100 में से आपने डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड माइनस किया। ठीक है, उसके बाद आपने जो डेप्रिसिएशन का चार्ज है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, इस साल की। यहाँ पे ये उठ के हमारे पास, हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास सबसे पहले 470 आ गया। 470 क्या चीज है, आपके पास आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, जो परचेजेस है, सॉरी परचेजेस आपकी जो है वो 417। ठीक है, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 150 है। ठीक है, तो 470 परचेजेस प्लस द ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी आपको दी हुई थी यहाँ पे उसने 2.5 लाख की, $2.5 लाख, तो वो आपने कर दी। और आपने, क्योंकि वहां उसने बताया था कि भाई 60% जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज होगी डेप्रिसिएशन, तो 30 का 60% आपने वहां चार्ज कर दिया। सही है, 30 हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है, उसका 60% आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर दिया यहाँ पे। तो टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए 388। सही है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 240 की, वो वहां गिवन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और इसमें आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, क्योंकि उसने कहा था 20% ऑफ द डेप्रिसिएशन विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो यहाँ पे ऐड हो गई वो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी यही है, और इसमें आपने वारंटी को माइनस कर दिया, क्योंकि उसने कहा था वारंटी की कॉस्ट हमारी चार्ज होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, तो वहां पे आपने चार्ज कर दी उसको 161। प्रॉफिट इतना आ गया। फाइनेंस कॉस्ट आपकी यहाँ पे उसने बता दिया था कि 10% लोन नोट इशू किए हैं आपने, और रीपेबल्स फ्रॉम 5 years फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, और लोन नोट का हमारा जो बैलेंस था वो था इशूड इन 2007, वो 80 है। ठीक है, 80/10%, 8 आपने फाइनेंस कॉस्ट में डाल दिया, वो माइनस कर दिया आपने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इनकम टैक्स आपका 135 प्लस 10, इनकम टैक्स 135% आ गया, और 10% आपका जो है वो 10 जो है वो आपका यहाँ पे उन्होंने इस चीज को शो किया हुआ होगा। 10, 10 इनकम, 10 जो है आपका ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है,
तो 145 आपका इनकम टैक्स हो गया 145। अच्छा, फिर 497 में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने क्या किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया 352। ठीक है, 350। इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स के अंदर हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया क्योंकि हमारे ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस था। ठीक है, जो ये यहाँ पे गिवन था, रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो हमने वो भी ऐड कर दिया। तो हमारा वन प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 352। सही है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा आ गया 182। ठीक है, वो कैसे आया, हमने कैरिंग अमाउंट निकाली, डिप्रिसिएशन जितनी भी कैरी फॉरवर्ड थी वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड थी पुरानी, और इस साल की माइनस करने के बाद 182 आपका नॉन करंट एसेट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारी इन्वेंट्री 250, रिसीवेबल्स, बैंक, ये सब वहां पे हमें गिवन है। ठीक है, शेयर कैपिटल आ गया। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस हमारे पास कैसे आएगा, रिटेन अर्निंग्स जो ब्रॉड फॉरवर्ड थी वो 270 थी। ठीक है, जगह में यहाँ पे गिवन होगी, रिटेन अर्निंग्स 270 थी। 270 के बाद हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमने यहाँ पे ऐड किया 352, और डिविडेंड्स जो आपने पे किए हैं, आपने यहाँ पे डिविडेंड पे किए तो वो आपने माइनस कर दिए। ठीक है, डिविडेंड्स की कॉस्ट यहाँ पे होगी ये 6। ठीक है, तो वो आपने अपने पास रिटेन अर्निंग की वर्किंग के लिए डिविडेंड माइनस कर दिए, तो आपके पास रिटेन अर्निंग आ गई। ठीक है, 616। तो 616 जो रिटेन अर्निंग्स है वो आपने यहाँ पुट कर दी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास लोन्स आ गए 80 के, वो वहीं पे गिवन है जो आपने लोन दिए हुए। ठीक है, 10% लोन नोट्स वो एज इट इज फिगर खड़ी रहेगी वहां पे जब तक पे ऑफ नहीं हो जाती। और फिर प्रोविजन फॉर वारंटीज। ठीक है, इसमें प्रोविजन फॉर वारंटीज में आपने जो हमने सपोज किया हुआ था वहां पे हमने प्रोविजन डाला हुआ था, द एयर एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स हैज बीन एस्टिमेटेड 75,000। ठीक है, 75,000 आपका उसका प्रोविजन है। तो ये तो पुराना बैलेंस हो गया, 75 आपने प्रोविजन फॉर वारंटीज यहाँ पे एज इट इज ले लिया। ठीक है, फिर आपके पास इसका टोटल आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज का, और पेबल्स को देखा जाए तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट था। ठीक है, जो एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपने भी पे ऑफ नहीं किया, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में, और 60 आपका पेबल्स में पहले से था। ठीक है, तो 63 हो गया। और फिर उसके बाद आपके पास जो टैक्स लायबिलिटी है वो 135 की है, जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है जो आपने पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो 198 हो गया। तो टोटल हमारे पास 1169, और 1169 हमारी बैलेंस शीट टाइप होगी, मैच होगी। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास जो हमारी बैलेंस शीट टाइप हो गई, इसमें जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंटरेस्ट इस तरह निकला है कि हमने एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आ रहा था हमारे पास 5 का। ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट पे ऑफ किया हुआ है, और अब हमारा जो इंटरेस्ट बना था वो 8 बना था। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे। तो आप 5 उसमें से पे कर चुके हो, 3 आपका एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपने आगे पे ऑफ करना है। ठीक है, तो ये आपका पेबल हो गया। तो वो 63 का आपके पेबल्स आ गए। ठीक है, 60 आपका जो नॉर्मल पेबल है, 3 आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट टाई अप हो गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसकी प्रैक्टिस के लिए हम इसको अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करें और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की बात करें, ठीक है, तो जो मेन एम्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के, वो डिफरेंट होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल एम क्या होता है कि आपने प्रॉफिट करना है और शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। यहाँ पे आपने वैल्यू फॉर मनी अचीव करना होता है कि भाई आपने सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, यहाँ मैनेजर्स अकाउंटेबल होते हैं ट्रस्टीज को, गवर्नमेंट को, पब्लिक। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंस आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, लोन्स की फॉर्म में, शेयर कैपिटल की फॉर्म में। यहाँ फाइनेंस डोनेशन होते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं, सब्सिडीज होती हैं, तो आपको मिलता है। ठीक है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के, वो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ताकि हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन को हम बता सकें एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली, और डायरेक्टर की जो स्टूवर्डशिप है उसको हम प्रेजेंट कर सकें आगे। ठीक है, इनका मकसद अचीव ऑब्वियसली प्रॉफिट का नहीं होता, लेकिन वो उनको अपनी अकाउंट फॉर करना होता है अपनी इनकम और कॉस्ट को, और इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी को, कि भाई हम अपनी जो पैसा लगा रहे हैं उससे हम क्या अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए नहीं होती, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रस्टीज के लिए होती है, गवर्नमेंट्स के लिए होती है, लेकिन कुछ केसेस में पब्लिक भी कर सकते हैं उसको। सम जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रेलेवेंट होंगे उनके लिए, इन्वेंट्री के, नॉन करंट एसेट्स के, लीजिंग के। कुछ जो है वो रेलेवेंट नहीं होंगे, ईपीएस उनके लिए रेलेवेंट नहीं, अर्निंग पर शेयर उनके लिए निकालना रेलेवेंट नहीं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी, या बैलेंस शीट कह लें, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, पीएल, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या आएगा, इनकम जो रिकग्नाइज नहीं होती पीएल के अंदर, जैसे रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट में आपने वैल्यू फॉर मनी अचीव करना होता है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ के लिए रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। सही है, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो टेंजिबल हमारे, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है हमने वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होंगे। ठीक है, एक दफा हम उसको भी देख लेते हैं। जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड में और नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या फर्क है। इनका फाइनेंशियल एम होता है प्रॉफिट करना। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल एम होता है वैल्यू फॉर मनी अचीव होना। फिर डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, यहाँ पे मैनेजर अकाउंटेबल होते हैं ट्रस्टीज और पब्लिक के। एक्सटर्नल फाइनेंस इनको मिल जाता है आराम से, लोन्स की फॉर्म में, शेयर कैपिटल फॉर्म में। यहाँ पे डोनेशंस और गवर्नमेंट सब्सिडीज में उनको मिलता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिजाइन होते हैं ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली बताया जा सके, और डायरेक्टर की स्टूवर्डशिप को रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे अचीव करना प्रॉफिट मकसद नहीं होता, इनकम और कॉस्ट को सिर्फ प्रेजेंट करना मकसद होता है। ठीक है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अपनी बतानी है नॉट फॉर प्रॉफिट को। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को नहीं देने होते, कुछ केसेस में देने हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्टीज को ज्यादातर देते हैं। कुछ मेजरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके लिए रेलेवेंट होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, जैसे इन्वेंट्री का, नॉन करंट एसेट का, लीजिंग का। लेकिन जैसे ईपीएस का जो हमारा स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया।